नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 27 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नो ट्रस्ट मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। देखिए, इसके बारे में हमारे भारतीय संविधान में कुछ भी गिवन नहीं है। ये वैसे तो आपके लोकसभा के रूल नंबर 198 के अंडर मेंशन किया गया है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि इसको इंट्रोड्यूस करते समय 50 एमपीज का आपको सपोर्ट होना जरूरी है। इसे केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है मोशन, इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग योर प्राइम मिनिस्टर, इन सभी को रिजाइन करना पड़ता है। इसके लिए पहले कोई रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 73 क्लॉज 3 के अंडर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया है, उसको इन्फोर्स करने के लिए ये कारगर साबित होता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका संविधान में मेंशन नहीं है। इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में, और ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, जिसके बाद गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है अगर ये मोशन पास हो जाए तो। इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ईडी के चीफ के बारे में। देखिए, कंटेक्स्ट जान लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 31 जुलाई तक जो ईडी के चीफ है, इन्हें अपने आप को ईडी चीफ के पद से हटाना होगा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर से सेंटर ने एक याचिका दायर की है कि भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अभी इंडिया के अंदर सर्वे चल रहा है। मतलब एक तरह से इंडियन इकोनॉमी को वो जांच रहे हैं और इसमें ईडी के चीफ की बहुत मुख्य भूमिका रहेगी। इस वजह से इनके टेन्योर को नवंबर तक एक्सटेंड किया जाए। यहां पर हम थोड़ा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। ये स्टैब्लिश किया गया था पेरिस में G7 कंट्रीज के द्वारा। इसका मुख्य फोकस ये है कि कैसे हम ऐसे मेजर को डेवलप कर सकें जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में कारगर हो। और तो बाद में टेरर फंडिंग भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। मतलब टेररिस्ट को जो फंडिंग होती है उसे कैसे रोका जाए, इसके बारे में भी ये हर एक इकोनॉमी में जांच करती है। इंडिया इसका मेंबर है। इसकी दो लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट जिसमें काफी टाइम तक पाकिस्तान रहा था। ये एक तरह का सेफ हेवन है जो टेरर फंडिंग के लिए जाना जाता है। ऑल जो ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज आती हैं, ये बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करती, जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया। और इन कंट्रीज के ऊपर कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में जाती है तो बाहर से विदेशी निवेश यानी एफडीआई और एफआईआई उन कंट्रीज में बहुत कम आता है। इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन ऑफ बर्थ रिकॉर्ड के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है बर्थ रिकॉर्ड आपको किस लिए चाहिए होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, जॉब्स के लिए, पासपोर्ट के लिए, आधार कार्ड के लिए, वोटर कार्ड के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सभी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अब इसके लिए जिम्मेवारी दी गई थी आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। अब यहां सेंटर ये कहता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि ऑटोमेटिकली ये जो आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जो सेंसस कंडक्ट करवाते हैं, इनके पास डिजिटल फॉर्म में इन रिकॉर्ड्स को सबमिट करेंगे। इससे डेट और प्लेस ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो मिलने में आसानी रहेगी। साथ के साथ गवर्नमेंट को सर्विस डिलीवरी और सोशल बेनिफिट देने में काफ़ी ईजी रहेगा। इसमें एफिशिएंसी इंप्रूव होगी गवर्नमेंट की, और साथ के साथ ट्रांसपेरेंसी भी। यहां पर इसीलिए इस एक्ट को अमेंड करने की बात की जा रही है ताकि हम रजिस्ट्रेशन डिजिटलाइज कर सकें और इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर कर सकें बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को। एक बात यहां आपको याद रखनी है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो बिल आने के बाद आपके पैदा हुए हैं। इसके अलावा सिंगल मदर्स की भी परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पर सोचा गया है, जैसे अडॉप्शन, ऑर्फन या सेरोगेट मदर के लिए यहाँ पर प्रोविजंस रहेंगे ताकि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बारे में, जो कि लगभग 85% के आसपास है इंडिया की क्रूड ऑयल नीड के। मतलब अगर हमें 100 यूनिट चाहिए तो उसमें से 85 हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब हाल फिलहाल में हमारे जो इंपोर्ट में कमी देखने को मिली है, दैट इज अराउंड 40,000 बीपीडी। बीपीडी का मतलब क्या है? बैरल पर डे। अब इसके पीछे आर्टिकल में दो मुख्य रीजन बताए गए हैं। देखिए, पहला तो मानसून की वजह से डिप देखने को हर साल ही मिलता है हमें, और दूसरा रीजन है ओवरबर्डन। देखिए, ये तो आप सभी को पता होगा, बीते कुछ समय से हमारी जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। तो उन्हें कूल ऑफ करने का थोड़ा पीरियड चाहिए हमें। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो ऑयल कंपनीज है इन्होंने बहुत सा प्रॉफिट अर्न किया अपने सामान को बाहर बेच के, जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनको यूरोप में बेच के। तो इस वजह से भी थोड़ा कूल ऑफ पीरियड यहाँ पर हमारे को रिक्वायर्ड था अपनी मशीनरी को ठंडा करके फिर से चालू करने के लिए। तो ये कारण है जिसकी वजह से 8 मंथ के लो पे पहुंचा है हमारा ऑयल इंपोर्ट इस बार। ऑल्दो इंडिया की जो क्यूमुलेटिव यानी एक साथ अगर हम जोड़ दें रिफाइनरी कैपेबिलिटी है 5.3 मिलियन
BPD बैरल पर डे। तो यहां पर आपको इतना ही याद रखना है। इसके साथ साथ आप एक बात और भी याद रख सकते हैं। देखिए यहां सप्लाई साइड में हमने कमी देखी है, बट अगर बात की जाए डिमांड साइड की तो डिमांड साइड में भी कमी देखने को मिली है। इस वजह से आपको पेट्रोल और डीजल के इतने दाम बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में। देखिए अभी हाल फिलहाल में सेंटर ने रिस्पॉन्स किया, एक क्वेश्चन पूछा गया था पार्लियामेंट में उसका, जहां पर यह बताया गया कि 530 भारत के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मैनुअल स्क्वेंजिंग अब नहीं होती है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है, जैसे मणिपुर। इसके 16 में से 2 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है अभी भी। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, इनमें 30% तक हमने मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोक दिया है। यूपी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 90% तक यहां पर मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोका गया है। अब यहां आपको याद रखना है कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहां पर मैनुअल स्क्वेंजिंग टोटली बैन कर दी गई है, जैसे बिहार, राजस्थान एंड तमिलनाडु। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी बीते कुछ सालों में कोई भी डेथ मैनुअल स्क्वेंजिंग के कारण नहीं हुई है। ऑल्दो 330 डेथ ऐसी हुई हैं जो सीवर या सेप्टिक टैंक को धोते हुए हुई है। तो आपको यहाँ पर एक बार मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे कई बार आपने सुना होगा ड्राई लेटरिंग के बारे में। इनको साफ करने के लिए पहले इंसानों को इस्तेमाल किया जाता था, जैसे सीवेज टैंक होते हैं, या आपने कभी देखा होगा कि आपके कोई आसपास का मैनहोल भर गया हो, उसको साफ करने के लिए ह्यूमन उसके अंदर एंट्री करते थे। तो इन सभी प्रक्रियाओं को मैनुअल स्क्वेंजिंग की दर्जे में डाला जाता है और ये सरासर गलत है। और इसे रोकने के लिए भारतीय सरकार ने कुछ कानून भी बनाए हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट है आपका 2013 का, इसे आप याद रखना। यहां आपका मैनुअल स्क्वेंजिंग को टोटली बैन किया गया है। पहली चीज, इसमें हर तरह की मैनुअल स्क्वेंजिंग के ऊपर रोक लगाई गई है, जैसे रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा भी इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ इनके रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ स्कीम्स निकाली गई हैं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया, मतलब कोई जबरदस्ती किसी से करवा रहा है ऐसी चीजें, तो उस केस में उसे सजा हो सकती है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब यहां आपको एक स्कीम के बारे में याद रखना है, नमस्ते स्कीम, जिसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी हजारियस क्लीनिंग नहीं होगी। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, ये दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ईरान की लोकेशन के बारे में, जहां पर हिजाब के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए यहां पर आप ईरान का एक बार मैप जान लीजिए, हमारे लिए मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान का। अगर नॉर्थ की बात की जाए तो आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलती है। पहली आप टर्की याद रखना, फिर अर्मेनिया, अजरबैजान और उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान। एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है नॉर्थ में, दैट इज कैस्पियन सी। अगर बात की जाए ईस्ट की तो यहां पर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान को याद रखना। साउथ में इसकी 2 वाटर बॉडीज पड़ती है, एक तो पर्शियन गल्फ और एक गल्फ ऑफ ओमान। यहां पर आपको एक स्टेट देखने को मिलती है, स्टेट ऑफ हार्मोज भी, जो कि ईरान और ओमान के बीच में है। अगर वेस्ट साइड में बात की जाए तो ये लैंड बॉर्डर अपना शेयर करता है इराक के साथ। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन देखेंगे थाईलैंड की, क्योंकि यहां पर अभी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसकी वजह से जो उनके एक्स पीएम है वो वापसी कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। उन्होंने खुद के ऊपर एक एग्जाइल इंपोज किया हुआ था, अब कई सालों बाद वो वापस से पॉलिटिक्स में आने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर थाईलैंड किन किन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आप याद रखना, मलेशिया यहां पर आपको देखने को मिलता है, फिर यहां पर आपको म्यांमार देखने को मिलता है। नॉर्थ में अगर बात की जाए तो लाओस आपको देखने को मिलता है और वेस्ट में कंबोडिया। तो ये वो कंट्रीज हैं जो आपको थाईलैंड के आसपास देखने को मिलती है। वैसे थाईलैंड में यहां पर आपको याद रखना है इस्टोमस ऑफ कारा भी, जो कि अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को अलग करता है। तो यहां आपको इसके बारे में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन जानेंगे कंबोडिया की, जो न्यूज में इसलिए था क्योंकि उनके 40 साल से जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और अब उनके बड़े बेटे को यह गद्दी मिली है। अभी हाल फिलहाल में यहां पर इलेक्शन हुए थे, जिस वजह से ये एरिया न्यूज में तब भी था। अगर बात की जाए कंबोडिया किन किन कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो याद रखना थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये 3 कंट्रीज हैं जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। मेकोंग एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो लाओस और थाईलैंड बॉर्डर से ओरिजिनेट करती है और ड्रेन करती है साउथ चाइना सी में। यह आपकी पास करते कंबोडिया से, तो यह आपको पता होना चाहिए। यह साउथ में इसके गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यह भी आपको याद रखना है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फेडरल बैंक ऑफ यूएसए ने अभी अपनी जो रेपो रेट है इसको 25 बेस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया। अब ये ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। जब 2001 में ऐसा आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिला था इसका, उसके बाद अब देखने को मिल रहा है। अब इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, जब भी आपकी किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में, तो लोग वहां के जो हैं
वो अपनी कंट्री में ही निवेश करेंगे, मतलब यूएसए के लोग अब यूएसए में ही निवेश करेंगे, जिसके कारण आप देखेंगे इंडिया में एफडीआई और एफआईआई में कमी आएगी। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट में जिन्होंने भी यूएसए से यहाँ पर निवेश कर रखा था, मान लो, या किसी और कंट्री से भी यहाँ पर निवेश कर रखा था, तो उस केस में वो अपना पैसा निकाल के यूएसए में लगाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है। अब जैसे ही स्टॉक मार्केट में से लोग अपना पैसा निकालेंगे तो जो डॉलर की डिमांड है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रुपये की जो वैल्यू है वो वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाएगी, यानी कम हो जाएगी। अब इससे बचने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एडजस्ट करेगी इंटरेस्ट रेट को, जिसकी वजह से भारत के अंदर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब रेपो रेट इंक्रीज होने की वजह से जो भारत में लोन मिलते हैं वो महंगे हो जाएंगे, और इसकी वजह से इनके लिए लोन महंगा हो जाएगा, तो ये अपनी कंपनीज को एक्सपैंड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे इकोनॉमी में स्लो डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने बाहर से पैसा उधार ले रखा था, मतलब किसी ने यूएसए से या आप मान लीजिए यूरोप से पैसा उधार ले रखा था, तो उनके लिए अपने लोन को चुकाना, अपने डेट को चुकाना थोड़ा कॉस्टली रहेगा। अब इसको ठीक करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखिए, पॉलिसी में तो कुछ चेंजेस ला ही सकती है, साथ के साथ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड को हम बढ़ा सकते हैं, जहां पर हम कोशिश करें या तो हम रुपये में डील करें, मतलब जैसे हम रशिया के साथ करें, या हम कोशिश करें कि हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी इनकम आए डॉलर से, ताकि सप्लाई और डिमांड में हम बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकें। इसके अलावा हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जो पेमेंट के हमारे मैकेनिज्म्स हैं उसमें डॉलर की जगह बाकी चीज़ों के ऊपर भी हम निवेश करें, यानी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व को हमें, और डोमेस्टिकली जो हमारे इंटरेस्ट रेट है इसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा ही। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मेरे को यूएसए में 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इंडिया में भी 5% है, या मान लो 6% भी है, बट अगर मैं अपनी करेंसी को डॉलर को रुपये में चेंज करूंगा तो इससे मेरा बहुत सा पैसा कन्वर्जन में जाता है, तो ऑलमोस्ट वो 5% आपके 6% के बराबर ही है। तो हमें लोगों का पैसा अट्रैक्ट करने के लिए इसे 7 या 8% पे करना पड़ेगा। तो यहां पर इसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी में स्लो डाउन आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे बाल्टिक सी के बारे में। पहले तो इसका नक्शा जान लेते हैं, फिर हम कंटेक्स्ट पे आएंगे। बाल्टिक सी के अराउंड हमें कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलते हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हैं। सबसे पहले स्वीडन याद रखें, फिर यहाँ पर आपके गल्फ ऑफ बॉथनिया आ जाता है, फिर यहाँ पर आपको फिनलैंड देखने को मिलता है, फिर ये आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड है जहाँ पर आपका रशिया ओपन करता है बाल्टिक सी में, फिर इस्तोनिया, लतीविया, लुथीनिया, ये छोटा सा एरिया आपका रशिया का ही है। देन ये पोलैंड है और ये जर्मनी है, एंड ये डेनमार्क है। अभी हुआ क्या है, देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा रहे हैं जर्मनी के आसपास, मतलब इस बाल्टिक सी में जर्मनी के आसपास, जहां पर हम सी ग्रास को उगाने की कोशिश कर रहे हैं इस बाल्टिक एरिया में। पहले ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती थी, बट हाल फिलहाल में क्लाइमेट चेंज के कारण और वाटर की क्वालिटी डिप्लीट होने के कारण ये यहाँ पर अब नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ कोशिश ये है कि इनको वापस इस एरिया में ग्रो करा के हम इस एरिया में क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। अब यहाँ एक वर्ड यूज किया गया, मिडोज। मिडोज क्या होते हैं? ये अंडरग्राउंड वाटर में जो आपको गार्डन्स देखने को मिलते हैं उन्हें कहा जाता है। जैसे कि सी ग्रास भी उसी मिडो के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये एक तरह का आपका नेचुरल सिंक है जो कि कार्बन को अब्जॉर्ब करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो सेम ओशन के अंदर जब ये इस तरह की ग्रास उगती है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी, और फोटोसिंथेसिस होने की वजह से वहां पर एक कार्बन सिंक बन जाएगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी अब्जॉर्ब होगी। इसके साथ साथ सी ग्रास के बारे में मैंने आपको बताया कि ये फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं जो कि ब्रैकिश, मतलब कि जो ना तो ज़्यादा खारा हो पानी, मतलब वो सलाइन वाटर नहीं है बिल्कुल भी, ना ही वो बिल्कुल फ्रेश है, मतलब अगर आप देखें तो ये इन दोनों के कहीं बीच में आता है। तो ऐसे वाटर को हम कह देते हैं ब्रैकिश वाटर, जैसे इस्ट्रीज या डेल्टा के पास आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे एरिया में ये ग्रो करते हैं, या सलाइन वाटर में भी ये ग्रो कर सकते हैं। जनरली ये शैलो डेप्थ यानी कि ज़्यादा गहराई में नहीं उगेंगे, क्योंकि इन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ना ही ये ज़्यादा ठंडे पानी में मिलते हैं। अगर बात की जाए, अंटार्कटिका आपका एक ऐसा एरिया है, ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सी ग्रास बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। भारत में ये अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे और गल्फ ऑफ कच्छ, इन सभी एरिया में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।